तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो पहले आप जानते हैं कांग्रेस में थे, लेकिन अब इनकी पहचान है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के आप मेंबर हैं जी। तो गौरव साहब, पहले तो ये बताइए, अब बिहार का ये नतीजा आया, लोग बोल रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, आपको पता उम्मीद थी कि इस तरह का नतीजा आएगा, इस तरह की स्वीप आएगी? देखिए, जिस तरह से विपक्ष चुनाव लड़ती है, हाँ, आप तो जानते ही हैं। हाँ, हर जगह यही नतीजे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जिस तरह से लड़ती, जैसे चुनाव से 6 महीने पहले उन्होंने किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा? SIR, EVM, इलेक्शन कमीशन, बिहार की बात ही नहीं करी। जब बिहार की बात ही नहीं करी तो बिहार के लोग वोट कैसे देंगे? वो वोट चोरी, बिहार की तो बात थी कि भाई वोट चोरी हो रहा है आपका। देखिए, वोट चोरी किसकी हुई? वोट चोरी कौन है वो लोग? वो प्रस्तुत नहीं कर पाए ना, ग्राउंड पे उनका कोई उससे रिलेशनशिप था। SIR पूरे देश में अब चल रही है, राजस्थान में चालू हुई है, देश के दूसरे राज्यों में चालू हुई है। ये एक सतत प्रक्रिया है। संविधान की किताब दिखाना अलग बात है और संविधान की किताब का दिल से रेस्पेक्ट करना अलग बात है। उस किताब में लिखा हुआ है किशोर जी, कि भारत का निर्वाचन आयोग की व्यवस्था उस संविधान की किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने की, और उस निर्वाचन आयोग में एक सतत प्रक्रिया है SIR की। अब समस्या क्या है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये नहीं बताना चाहते कि चुनाव आप मेरी वजह से हार रहे हो, तो उनको कहते हैं कि भाई SIR, EVM, इलेक्शन कमीशन, मीन्स हम अच्छे हैं, हमने तो उत्तर लिखा, पर परीक्षक उसको चेक नहीं कर रहा। अरे परीक्षक क्यों नहीं चेक करेगा? परीक्षक का आपसे क्या लेना देना है? ये वही लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं जो तैयारी करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि परीक्षक अपने आप टिक करके नंबर दे दे और पास कर दे तो हम पास हो जाएंगे। आपने भी तो चुनाव लड़ा था, तब यही सब प्रॉब्लम थी। देखिए, तब इतना ज़्यादा ये EVM और इसके पीछे नहीं थे, पर आज उससे बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड से आपका कनेक्ट छूटा नहीं। आपका ग्राउंड से, आप मुझे ये बताइए, बिहार के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कौन थे? कोई अल्लारू साहब हैं। हाँ, मतलब जो यहाँ से भेजे गए थे। हाँ, अल्लारू साहब। हाँ। अब अल्लारू साहब, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी कक्षा के वो मॉनिटर का चुनाव तक नहीं लड़ा है, ना देखा है, उसको आपने बिहार का इंचार्ज बनाया। फिर आप जिस तरह से SIR के मुद्दे को, जो कि मुद्दा ही नहीं है, लोग कह रहे हैं कि भाई घुसपैठियों को देश का हक कैसे सुपुर्द कर दें। अब दिल्ली से मान लो हर बिहारी के लिए 5,000 रुपये का फंड गया, मान लो उनके डेवलपमेंट के लिए, और मान लो 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो वो 5,000 इंटू 10 लाख का फंड, आपका और मेरा टैक्स पेयर्स का पैसा उन घुसपैठियों के विकास में जा रहा है। SIR में तो इतने पकड़े नहीं गए ना, तो 400 वर्षों कुछ ये आ रहा है ना, कितने घुसपैठी SIR की प्रक्रिया के कारण भग गए, कितने घुसपैठियों ने अपने आप सरेंडर किया। पकड़ा जाना अलग है, वो भाग रहे हैं इस डर से। वीडियोस भी आ रहे हैं कि ग्रुप के ग्रुप भाग रहे हैं। तो घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों का विकास देश का नारा नहीं है। देश के लोगों का साथ और देश के लोगों का विकास, सिटीजन्स ऑफ इंडिया का साथ और सिटीजन्स ऑफ इंडिया का विकास। ये क्यों होता है वहाँ पे? मतलब आप क्योंकि अंदर रह चुके हैं, और ये अब सब लोग यही कह रहे हैं कि ये भाई वहाँ पे ये बाहर से भेज दिया, कोई मैनेजमेंट, उस तरह ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, यात्राएं तो हो रही थी, तो फिर ये ऐसा होता क्यों है? क्यों, क्या वजह क्या? अब तो आप यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपसे जैसे आपने कोई सवाल पूछा मुझसे, मैं कहूँगा किशोर जी अपनी जाति बताओ पहले, फिर जवाब दूंगा। वहाँ पे टॉप लीडर्स पत्रकारों से ऐसे बात करते हैं, तेरे एडिटर की जाति बता। आपने देखा वो वीडियो? आप जाति पूछ के पत्रकार का जवाब दोगे? नहीं, पर पार्टी के अंदर क्या है? यही अंदर है। कभी वो OBC के बारे में बात करते हैं तो अचानक से OBC की राग अपनाना चालू करते हैं, कभी किसी और समुदाय की, किसी धर्म विशेष के लोगों की बात करते हैं। उनका जो फोकस है वो भारत पे नहीं है, उनका फोकस इस पे है कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी से सत्ता ले ली जाए। अरे भाई,
इंडिया के डेवलपमेंट की बात करो, भारत की बात करो, बिहार की बात करो, राजस्थान की बात करो, तो वहाँ के लोग आप पे एतबार करेंगे। तो इतने चुनावों की हार के बाद कोई बताता नहीं है या उनको खुद मतलब क्या नहीं, उनको टॉप लीडरशिप जो भी कांग्रेस अध्यक्ष है और जो गांधी परिवार के सदस्य हैं, उन सबको पता है कि एसआईआर और ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है, उनको पता है। तो फिर क्यों किया? मैं बताता हूँ, और ये बहुत रोचक बात बताऊंगा। मतलब इस तरफ कोई नहीं सोच रहा, इसलिए करते हैं ताकि कांग्रेस का जो 10-20 हजार देश भर में कैडर बचा है वो विद्रोह ना करे, वरना वो विद्रोह करके कहेंगे हटाओ इनको, ऐसे संगठन महामंत्री को हटाओ जो बिहार चुनाव में बिहार ही नहीं जाता है, जिसको बिहार से कोई मतलब ही नहीं है, ना बिहार की बात समझता है, ना बिहार की बात को समझा सकता है। ऐसे लोगों को यहाँ से हटाओ जो आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर सत्ता बनाए रखने के लिए। करेक्ट, अपने पार्टी में विद्रोह को कुचलने के लिए ये ईवीएम पर एसआईआर। रिजल्ट के बाद तो फिर विद्रोह हो जाना चाहिए नहीं ना? तो बोलते हैं ना, ये तो क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो हमारे तो वोट पड़ रहे हैं पर इस कारण से हमारे को नहीं आए। इसलिए जो जो मैं कहूँगा इनोसेंट कार्यकर्ता हैं जो जीवन खपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना किशोर जी, वो लोग मैं आपको कहूँगा दे आर द बंच ऑफ पीएस इन कांग्रेस राइट नाउ इज मैनेज्ड बाय बंच ऑफ पीएस, जो मंत्रियों के पीए रहे हुए। वो बंच ऑफ पीएस ने काफ़ी अपना इकोनॉमिकली वो स्टेबल हो चुके हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी उन्होंने इकोनॉमिकली स्टेबल कर दिया। मतलब खूब पैसा खा लिया, हाँ, उनके पास है और कमा लिया है, खा लिया है, जो भी है। मैं इस बारे में बात करेंगे तो फिर वो एक हाँ, चलिए छोड़िए। हाँ, दे हाँ। हैड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड दे हैड ए गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो अब उनको क्या करना है, उनको बस चीज़ों को डाइवर्ट करते रहना है, ना उनको चुनाव लड़ना है। जो यहाँ डिसीजन लेते हैं उनको एक को भी किशोर जी चुनाव नहीं लड़ना है। अगर चुनाव का आप उनको टिकट दो तो भग जाएंगे। कांग्रेस में प्रेसिडेंट चुनाव लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन है ट्रेजरर, वो चुनाव लड़ते हैं। प्रेसिडेंट अब तक तो चुनाव लड़ ही रहे थे। पर अभी बंद कर दिया ना उन्होंने, कह दिया अब मेरा दामाद जी लड़ेंगे, मेरे बेटे जी लड़ेंगे, मेरी बहू जी लड़ेगी, और सब लड़ भी रहे हैं। कई मंत्री भी बने हुए हैं कर्नाटक में। सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन है ट्रेजरर, वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव का अगर नाम आता है तो वो देश छोड़ के भग जाए। वो ट्रेजरर हैं, वो जहाँ जहाँ और हर स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी के वो चेयरमैन होते हैं। बिहार के भी वो थे। उनको कोई मतलब ही नहीं चुनाव से, वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। पर इतने सारे जो चीफ मिनिस्टर रह चुके लोग हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ ना। फिर आप थर्ड मोस्ट पावरफुल पोजीशन बताता हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ पता भी नहीं है। उनके सराउंडेड 10-15 लड़के लड़कियां हैं, उनका इंटरेस्ट उनमें है। क्या इंटरेस्ट है उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, पर उनका इंटरेस्ट उनमें है। वो उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में। और गांधी फैमिली, ये सब पता है उनको। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये गांधी फैमिली में जो तीनों एक्टिव सदस्य हैं, मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, तीनों को पता है ये बात कि ये सब, पर वो शांत आराम से बैठे हैं। क्योंकि उनको भी सर पॉलिटिक्स को वो क्या सोच रहे हैं, ये उस तरह का परीक्षक है। क्योंकि आप भी स्टूडेंट से कई बार मैंने आपको देखा है कि आप भी कई स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेते हो, तो आप समझते हो ये वह स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि मैं पेपर तो खाली हमेशा छोड़ के आऊँगा, एक दिन ऐसा परीक्षक आएगा जो खाली पेपर पे भी पास कर देगा। नहीं आएगा वो परीक्षक का ज़माना जा चुका है। अब तो कॉम्पिटिटिव मामला है, आपको जो दूसरा कैंडिडेट है उससे ज़्यादा सही उत्तर लिखने पड़ेंगे। और आप तो अपना नाम भी नहीं लिखते हो, आप तो रोल नंबर भी सही नहीं लिखते हो, और आप कहते हो कि मैं पास नहीं हो रहा हूँ क्योंकि परीक्षक खराब है। ये ऐसे बच्चे किशोर जी कभी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी को पर्सनली आपने जितना भी उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनको किस तरह का पॉलिटिशियन बताएंगे आप? किस तरह का इंसान या पॉलिटिशियन? देखिए, अपन जैसे दिन भर काम करते हैं, शाम को अपन लोग चाय पीने कहीं बैठते हैं चाय की ठड़ी पे और गपशप मारते हैं। उसमें दिन भर की काम की कई बार चर्चा हो जाती, कई बार देश की चर्चा हो जाती, कई बार परिवार की चर्चा हो जाती, कई बार कोई और इश्यू पे अंतर्राष्ट्रीय मामलों की चर्चा। राहुल गांधी
जिस तरह हम चाय के समय शाम को मुझे आपको और मुझे एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, हम चाय साथ में 7 बजे पीते हैं ऑफिस के बाद। राहुल गांधी जी उस तरह के पॉलिटिशियन हैं, वो टाइम पास हॉबी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलो दिन भर कुछ किया, शाम को चलो पूछ लेते हैं और किशोर जी क्या हो रहा है, आप पूछो और गौरव जी क्या हो रहा है। मैंने कहा आज तो मैं किशोर जी के साथ अच्छा मेरा वार्तालाप रहा, बढ़िया व्यक्ति है। आपने कहा वो व्यक्ति थोड़े से कम बढ़िया है। ये 1-1.5 घंटे हमने गपशप मारी, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है। राहुल गांधी जी शाम को उसी तरह 5-4 लोगों से मिल लेते हैं। वो राजनीति नहीं है, वो कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। हालांकि ज़्यादा नहीं बचे हैं, 5-10 हज़ार ही है पूरे देश में, पर वो 10 हज़ार के साथ भी धोखा तो मत करो। आप लोग तो इकोनॉमिकली संपन्न लोग हो, आप तो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हो। आपके माता पिता प्रधानमंत्री रह लिए, आपके चाचा काका मुख्यमंत्री रह लिए। अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपको 4-5 राज्य बताता हूँ किशोर। राजस्थान में टॉप लीडर जो कांग्रेस का है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, अपने बेटे को सेट करना, आगे कोई मतलब नहीं। वैभव गहलोत जो ये टॉप लीडर। दूसरे जो सेकंड टॉप लीडर है, वो सिर्फ राजनीति में इसलिए क्योंकि उनके पिताजी, और वो राजस्थान की एक सीट है जिसको मैं कहता हूँ राजस्थान का वायनाड, वहां से जाके चुनाव जीत जाते हैं। अरे लड़ो ना दूसरी सीट से, बता देंगे आपको आप क्या हो, बता देंगे। उनका तो काफी बेस भाई लड़ते क्यों नहीं हो? राजस्थान के वायनाड सीट से लड़ते हैं चुनाव, जहां पे एक सिर्फ धर्म विशेष के लोगों की मेजोरिटी है। दूसरी सीट से क्यों नहीं लड़ते हो? पता है लग जाएगा कि उनमें कितना पानी है। पर उन्होंने तो सर मैं मतलब जैसे वो इतना रैली छोड़ करी थी। दीजिए, ये मध्य प्रदेश के जो 2 टॉप लीडर हैं, उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, अब तो जीतू पटवारी को बना दिया उन्होंने। पटवारी जी आपको भी पता है, वो अभी 10 में भी नहीं पहुंच रहे बेचारे, वो पहले 10 लीडर्स में भी नहीं है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। वो जो 2 टॉप लीडर है, उनकी दोनों की एक ही ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को सेट करना है, उनका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन, दिल्ली में तो कोई लीडर ही नहीं, छोड़ दीजिए। फिर आ जाते हैं हरियाणा में जितने भी लीडर्स हैं, टॉप छोड़ दीजिए 1 से लेके 100 तक, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अपनी सेकंड जनरेशन बच्चों को कैसे सेट करें। सर ये वाला समय चले गया। अब जो नया आपके और मेरे घर के बच्चे हैं, और आपके और मेरे जो ये देख रहे हैं शो, ये इनके जो बच्चे हैं या जो बच्चे ने कॉलेज गोइंग है, वो ये नहीं इसलिए वोट नहीं देंगे कि मेरे पापा पीएम थे, वो इसलिए वोट देंगे कि मैं क्या हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी सामाजिक समझ क्या है, मेरा पुराना पास्ट बैकग्राउंड क्या है, मेरा फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो बंच ऑफ पीएस with परिवारवाद and वंशवाद behind them and with a mindset of माओवादी and मुस्लिम लीगी। ये आप कैसे करें, माओवादी कैसे करें? सर जो भी जो मैं बता रहा हूं, कार्यकाल चला, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी सोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो आपके सामने है ना, ऐसी बात करेंगे किशोर जी, जैसे आप कोक की आपने मेरे को मान लो टीन का कोक पीने को दी, टीन वाली कोक आती 50-60 रुपए की आती, कैन जो आता है, जो कैन। मैं किशोर जी इसको कैसे खोलते हैं, हर आधे घंटे में खोलते हैं वो। पर आपको सामने ये ड्रामा क्यों किया किशोर जी, बताइए क्यों किया? ताकि ये बताए अरे ये कितने मतलब जमीन से जुड़े हुए बिल, कितने गरीब हैं, रात को 5 स्टार होटल के कमरे में नहीं रुकते हैं वो, उनको स्वीट चाहिए वहाँ का। और 1 घंटा पहले आपसे पूछा कि ये कौन केन की बोतल कैसे खोले। ये इस तरह की सोच है। दिन भर थैला लगा के घूमेंगे और रात को जो भोजन करेंगे वो, मतलब अगर आपको मैं डिशेस के नाम बताऊं तो किशोर जी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा बहुत जानता हूं, आपने कभी नहीं खाई होगी। बताइए। आपने कभी नहीं खाई होगी क्योंकि आपकी और मेरी पॉकेट वो अलाउ ही नहीं करेगी। और दिन भर बात, अच्छा यहाँ से पटना, अच्छा यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे कॉफी 100 रुपए की, 100 रुपए की कॉफी कैसे पियोगे? और उनके बैंक खाता अगर देखो
या उनके भ्रष्टाचार के कारनामे देखो तो 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं। और 100 रुपए की कॉफी की बात करें, चेन्नई में 150 रुपीज कॉफी, हाउ आई कैन ड्रिंक दैट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये इस सोच को कहते हैं माओवादी सोच। और तो ये आप जब बैठते थे इनके साथ तो सर ये ड्रामे मैंने इनको बोला, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने इनको बोला कि भाई साहब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है AICC की तरफ से, जिसका नाम अब MMC पड़ गया, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। तो मैंने कहा कि साहब AICC की तरफ से 1 करोड़ रुपए का हमें डोनेशन भिजवाना चाहिए, क्योंकि देश में एक प्रमुख स्थान का निर्माण हो रहा है, एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, भिजवाना चाहिए। तो मुझे क्या बोला, ये मतलब इन फ्रंट ऑफ 20 टॉप लीडर्स, आप भले इस बात की पुष्टि करना, मुझे बोला कि इसकी सोच बहुत राइट विंग हो रही है। डोंट, मुझे एक सज्जन है जो कि बंच ऑफ PAs में PA रहे हुए व्यक्ति है, उन्होंने कहा डोंट ट्राई टू बिकम मदन मोहन मालवीय। मतलब क्या, ये मैं अगर राम मंदिर के लिए अगर चंदे के लिए बोलूं 1 करोड़ रुपया देना चाहिए तो मैं राइट विंग हो गया, मैं मदन मोहन मालवीय की कॉपी कर रहा हूं। ये तुम्हारा दिमाग है कि क्या है? तुम समझ ही नहीं रहे हो देश की नब्ज, ना देश की समझ रहे हो ना स्पिरिचुअल नब्ज समझ रहे हो। तो आप कह रहे हैं कि जो पहले कहा जाता था कि लेफ्ट विंग राइट विंग सेंटर सब है कांग्रेस में, अब कुछ नहीं बचा। है सर, सिर्फ बंच ऑफ PAs विद ए माओवादी सोच, जो आपके सामने ड्रामे करेंगे, आपके सामने कहेंगे ओहो दिस जैकेट हाउ मच दिस प्राइस, किशोर जी आप कहोगे मैं तो 1500 रुपये में लाया। 1500 रुपीज जैकेट, 1500, जबकि उनकी चप्पल होगी 15,000 रुपए की। उसी समय जब ये बात कर रहे हैं ना, तो आपके तो जूते 500 रुपए के हैं, पर उनकी चप्पल 15,000 की होगी ये बात करते वक्त। ये ड्रामे नहीं चलेंगे सर, ये ड्रामों का समय तो ये तो होगी माओ। फिर अब आता हूं मुस्लिम लीगी कैसे होगे, क्योंकि ये भी शब्द समझना सर, बुरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मतलब आप लोगों को क्यों बढ़ाते हो कि भाई ये व्यक्ति को मैं इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि ये मुझे रोज शाम को जामा मस्जिद से मटन खिला दे देता है। व्हाट इज़ द USP? ये मेरे को जामा मस्जिद से फेमस दुकान है कोई, वहाँ का मटन ले आता है मेरे लिए भोजन के लिए, तो उसको आपने क्या किया कि इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस हिसाब से तो मेरे ब्लिंकिट के सारे साथी कांग्रेस में राज्यसभा MP होने चाहिए, वो तो सबको मटन खिलाते हैं जो मांगता है। दूसरा किशोर जी सुनिए, ये सोच बहुत गंभीर है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। दूसरा साहब, ये क्यों इस व्यक्ति को क्यों बढ़ाए कि साहब ये व्यक्ति 20-25 एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लड़कों के साथ हमेशा इसके साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको याद है हम जब बचपन में ट्रेन में माता पिता के साथ, आप भी खूब ट्रैवल करे होंगे, मैंने भी किया, हर व्यक्ति करता है, तो हम स्टेशन पे एक किताब खरीद लेते थे, कुछ चुटकुलों की एक किताब आती थी शेरो शायरी की, जिसमें 100-150 शेर होते थे। जैसे सबसे फेमस शेर होता था मतलब होता था जाको राखे साइया मार सके ना, ये सब हमने पढ़े, हम उससे वो व्यक्ति को वो 100 शेर याद है। मुझे भी याद है, किशोर जी को भी याद है, मेरे कैमरा पर्सन जो ये कैमरा शूट कर रहे हैं इनको भी याद है। हो सकता है आपको 80 आते हो, इसको 100 आते हो, मुझे 40 ही आते हो, पर जिसको 100 आते हैं वो किताब जो 100 शेर की याद किया हुआ इसको बढ़ाओ। अरे आप फिर जैसे ही किशोर जी पाकिस्तान बोलता है कि भैया भारत ने ये किया, मैं आपको कहता हूं उसके आधा घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि नहीं यही किया है। अरे जब संसद में खड़े होकर पूरा देश ये पूछ रहा था कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे, कांग्रेस पार्टी के नेता पूछ रहे थे सवाल अपनी ही सरकार से, अपने ही देश में खड़े होके कि भारत के कितने जहाज गिरे। अरे भाई तेरे को भारत पाकिस्तान में इंटरेस्ट के सवाल पूछने में इंटरेस्ट है कि भारत में? आप रहते भारत में हो, सारी प्रायोरिटी, सारे जो आपको जो सुविधाएं हैं वो भारत की मिलती है।
आप लीडर ऑफ अपोजिशन में सुख सुविधाएं के लिए जो टैक्स के पैसे हैं आप देते हो, मैं देता हूं, ये कैमरामैन देता है, और बातें सारी पाकिस्तान की यहां पर दोहराते हो। इसी सोच को मुस्लिम लीगी कहते हैं। तो बंच ऑफ पीएस विथ ए परिवारवाद एंड वंशवाद, हैविंग ए माइंडसेट ऑफ माओवादी एंड मुस्लिम लीगी, यू आर फिट टू बी इन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी। वो ये कहेंगे कि साहब आपको राज्यसभा आपको नहीं मिली इसलिए आप ये सब फ्रस्ट्रेशन में सर कर रहे एक हैं। चीज मुझे बताओ, क्योंकि आप इतने गंभीर, आप इतने, आपको वर्षों का अनुभव है, एक ऐसा आदमी बता दो जिससे मैंने कहा भी हो कि मुझे ये दे दो। एक ऐसा आदमी बता दो, मैं जीवन पर्यंत राजनीति की रस का शब्द का भी प्रयोग नहीं करूं, जिसको मैंने कहा हो कि मुझे यहां से टिकट दे दो, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। कि आप क्या समझते हो किशोर जी, दिमाग सिर्फ उनमें ही है? 5-10% तो भगवान ने हमें भी दिया है। मुझे आप मेरे को ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष ने हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम दिस सीट, क्योंकि वो सीट से पिछले 11 बार से कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे बोला मुझे हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट टोन में। तो सर मैं तो किशोर जी 32 इयर्स की एज में फुल प्रोफेसर बना, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ, मतलब मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स के आशीर्वाद से मैं बना, किसी के रहमो करम से नहीं बना, ना गवर्नमेंट सिस्टम में बना। मैं तो रिनाउंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बना, गवर्नमेंट सिस्टम के इधर से भी एंटर नहीं किया मैंने। तो मैं अपने जीवन में, मैं तो सफल, अपने एकेडमिक लाइन में आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए, मतलब गुड पर्सन हु हैड अचीव्ड डिसेंट अचीवमेंट्स। मैं ये राज्यसभा के लिए इनके पीछे घूमूंगा, कोई बोर्ड मेंबरशिप के लिए इनके पीछे, कभी मैंने नहीं कहा। पर मैंने सही को सही कहने की हिम्मत जुटाई, हमेशा कहा, आज भी कह रहा हूं। मैंने कहा कि आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हो, ये पाप कर रहे हो। मैंने कहा किशोर जी, आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूं, मैंने कहा वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करो। और मैंने, आपको पता है वेल्थ क्रिएटर्स पे सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी कि बताइए आप? मैंने। और मैंने 2 बजे एआईसीसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 बजे उसी वेल्थ क्रिएटर के लिए अशोक गहलोत राजस्थान में, जयपुर में ऐसे झुक के खड़े हैं। मैंने कहा साहब अभी तो आपने ये कहा, ये कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, वो कुछ बोल रहा है, यानी वो कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम जो बार बार लिए जाते हैं, आप कह रहे हैं कि आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? मेरे को बोला, क्योंकि और तो भग गए। आपको बता रहा हूं, 2-3 लोगों को और बोला, वो भग गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 4 बजे जब ये हुआ, तो मैंने 6 बजे कांग्रेस प्रेसिडेंट को, उस समय के, मैंने बोला जाके कि ये आप वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करो, ये वेल्थ क्रिएटर्स का देश में कंट्रीब्यूशन होता है। उन्होंने हर वेल्थ क्रिएटर को गाली दी, सिर्फ 2 को ही नहीं। जब टाटा ने एयर इंडिया खरीदा तो टाटा को गाली दिलवाई गई। जब गोदरेज ने प्रधानमंत्री जी के अच्छे काम के लिए कुछ बोला तो गोदरेज ग्रुप को गाली दिलवाई गई। हर वेल्थ क्रिएटर को गाली दिलवाने का कहा। वेल्थ क्रिएटर होना कुछ हमारे देश में पाप तो नहीं है, वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, अपनी योग्यता से वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो भी है वेल्थ क्रिएटर्स। तो मैंने इनको यहाँ पे भी रोका। मैंने कहा साहब वेल्थ क्रिएटर्स को, इससे कोई आपको ना तो पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, उल्टा लोग इरिटेट होते हैं आपकी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, ऐसे बिहेव किया कि बस अब तो जैसे आपको नोबेल प्राइज मिल गया ना, या जैसे आपको वर्ल्ड चैंपियन बन गए आप, वैसे बिहेव किया। अरे भाई, तो इन सब चीजों से उनको उम्मीद थी कि एक माहौल बनेगा, माहौल बन जाएगा। जबकि लोग अब उस तरह के लोग नहीं है। हर व्यक्ति को सर इतनी ज्यादा सूचना की क्रांति आ चुकी है, हर व्यक्ति के पास फिंगर टिप में है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एवरीबडी नोज। इफ आई एम मेकिंग ए रॉन्ग स्टेटमेंट, आपके शो के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि गौरव जी ने ये एक बात गलत कही, और मैंने अगर सही स्टेटमेंट दिया तो ये लिखा हुआ आएगा कि गौरव जी ने सारी बातें सही करी। सर सूचना, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं रही है। नहीं, पर अब आप बीजेपी में हैं
तो आप कह रहे हैं कि मैं मुखर होकर सब कुछ बोलता हूँ, यहाँ पर भी मुखर होकर सब कुछ बोलते हैं, यहाँ पे सुना जाता है, यहाँ पे रिसेप्टिव हैं। देखिए, यहाँ पे भी तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होती। ये सब जो लोगों का बाहर से देखते हैं ना, उनकी अवधारणा है। अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली, मतलब अगर उनसे कई गुण हैं सीखने वाले, पर जो मैंने सबसे अधिक सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि टू बिकम ए ग्रेट ओरिएटर यू हैव टू बी द ग्रेटेस्ट लिसनर। आई हैड नॉट सीन ए बेटर लिसनर देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। कैसे, क्या हुआ? जैसे आप उनके पास जाते हैं, कुछ बात कहते हैं, किशोर जी आप खड़े होंगे अपनी बात पूर्ण करने के बाद, वो आपको नहीं कहेंगे माय टाइम इज ओवर। आप 1 घंटा तक अगर बात करोगे तो वो 1 घंटा तक सुनेंगे, और अगर उनको उस बात में कोई इंटरेस्ट होगा, कुछ उसको आर्ग्यूमेंट होगा, तो वो इमीडिएटली आपके ऊपर सवाल दागेंगे, और अगर आप उसको सवाल का जवाब दोगे और उनको इम्पोर्टेंट, तो वो एज ए स्टूडेंट आपके पॉइंट्स को लिखेंगे पेन और पेंसिल से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द, मतलब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो बनने वाली है, उस देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े लिसनर। आप कभी अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आप खड़े होके आएंगे, वो आपको नहीं कहेंगे कि किशोर जी माय टाइम इज ओवर। नो, ही इज हैविंग इनफ टाइम टू लिसन व्हाट यू वांट टू कन्वे। और अगर कोई बात इंटरेस्ट हुआ, कोई बात उनको अप्लाई करनी होगी, इमीडिएटली आपको लिंक करवाएंगे रिलेवेंट मिनिस्टर या रिलेवेंट सेक्रेटरी या रिलेवेंट एडवाइज़र या रिलेवेंट पर्सन से, ताकि वो चीज़, स्कीम आप इम्प्लीमेंट करो इमीडिएटली। आपने जैसे कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के नेताओं के बारे में भी बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ कहा होगा, उनकी पॉलिसीज़ पर भी बोला होगा, तो वो रिसेप्शन कैसा है कि वो लोग कैसे देखते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा था? देखिए, मैंने बहुत कुछ बोला, पर मैंने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पर पॉलिसीज़ पे, और पॉलिसीज़ पे भरपूर बोला। और उन पॉलिसीज़ पे अब कुछ हो रहा है? आप देखिए ना कैसे नहीं हुआ, हर चीज में काम हो रहा है। जीएसटी 2.0, रेट रेशनलाइजेशन, इनकम टैक्स 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स। इससे क्या हुआ किशोर जी, आपको अंदाजा है? इन दोनों चीजों से 5.25 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन एडिशनल हो रहा है देश में। 5.25 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल कंजम्पशन इज हैपनिंग बिकॉज आपने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का तो कंजम्पशन यहाँ से बढ़ा। और इस फेस्टिव सीजन में मैं तो आप ही का शो देखता हूँ, 100 बात की एक बात। कितनी बार आपने कहा कार सेल्स के रिकॉर्ड टूटे, भारत में हर 6 मिनट या 8 मिनट में एक मर्सिडीज गाड़ी बिक रही है, एक हीरो की मोटरसाइकिल इतने मिनट में इतनी बिक रही है। आप ही के शो में मैंने देखा था। ये कैसे हुआ? जी, लोगों की जेब में पैसा आया, एडिशनल पैसा छूटा मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के लिए, वो इकोनॉमी को चला रहा है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये प्राइम मिनिस्टर को, जब प्राइम मिनिस्टर को ये लगा कि इंडिया की जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उपभोग को ही बढ़वाओ, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कदम उठाया। इट इज हिज ब्रेन चाइल्ड। ये टैरिफ की वजह से नहीं हुआ? 12 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री टैरिफ के बहुत पहले हो गया था, बजट तो पहले आया। फिर टैरिफ के बाद तो अब एक जो हमने स्ट्रेटेजी ये बनाई देश ने, कि जो अमेरिका के अलावा दूसरे देश है जो सेम कमोडिटी हम वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे उन देशों के साथ FTA किए जाए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूके के साथ, दूसरे EU के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। वो कवर अप कर लेगा उसको? सर, टैरिफ का मैं आपको मोटा मोटी किशोर जी बहुत सिंपल टर्म्स में एक चीज़ बताता हूँ। भारत की इकोनॉमी 100 रुपये की मान लो, 80 रुपये तो सिर्फ हम बनाते हैं, हमारे देश के लोग उपभोग करते हैं और हमारी इकोनॉमी का साइकिल चलता रहता है। 20 रुपये हमारे आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। तो उस 20 रुपये में से भी 4 रुपये आपके, तो हमारी अगर 100 रुपये की इकोनॉमी है तो 4 रुपया का अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इम्पैक्ट है, 4 रुपये का। अब एम्प्लॉयमेंट वगैरह मैं इस पे आ रहा हूँ। इस 4 रुपये में से भी लगभग 2.5 रुपये 3 रुपये के जो कमोडिटीज के प्रोडक्ट्स हैं वो इस टैरिफ से बाहर है।
तो अब बचा सिर्फ 1 रुपया जीडीपी का, सो 1% ऑफ जीडीपी। उस 1% ऑफ जीडीपी से ज्यादा हमने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, जीएसटी 2.0 और इनकम टैक्स एग्जाम्पशन अप टू 12 लाख रुपीज ऑफ इनकम, हमने 1 रुपये से ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कर दिया। तो इसीलिए तो ये हो रहा है कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, भले आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, दूसरे जो एजेंसीज हो, और भले हमारे देश की डोमेस्टिक एजेंसी हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, FY26 में जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ कांस्टेंट है 6.5 से 7% के बीच, और वर्ल्ड आईएमएफ ने तो 6.6% का प्रेडिक्शन किया जो टैरिफ के पहले 6.4% था। पर तो आप ही जैसे जब कांग्रेस में थे और अभी भी पार्टी वही कहती है कि भाई 2014 तक 55 लाख करोड़ कर्ज था, अब 155 लाख करोड़ हो गया है, ये कर्ज ले लेके किया जा रहा है। अब इसको भी मैं समझाता हूँ। हमारी जो जीडीपी की साइज है, हमेशा कर्ज एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं होता, परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है। अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो 2014 में हमारी जो जीडीपी थी वो लगभग 1 ट्रिलियन सवा ट्रिलियन डॉलर थी। आज $4.25 ट्रिलियन है, 4.3 ट्रिलियन है। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अगर हम देखें तो हमारा जो डेट है वो कांस्टेंट है, बढ़ा नहीं है, वो कांस्टेंट है। और दुनिया के दूसरे देशों से, एमर्जिंग इकोनॉमीज से कंपेयर करें तो हमारा जो डेट है परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कम वाले देशों में है। अगर हम दुनिया के और अन्य एमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, ये सारी बातें है ना सर, ये हेडलाइन के लिए ठीक है, पर ये तो आप भी बोलते थे ना। मैं उसमें आ रहा हूँ, ये हेडलाइन के लिए ठीक है कि हर भारतीय पे इतना कर्ज। अरे भाई, हर भारतीय का जीडीपी भी तो बताओ, व्हाट इज द जीडीपी पर कैपिटा, एंड देन कंपेयर इट विद द डेट पर कैपिटा, एंड यू कंपेयर दिस डेटा विद द जीडीपी पर कैपिटा एंड डेट पर कैपिटा ऑफ 2014। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स है, ये बेबुनियाद है। देश की जीडीपी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टैरिफ्स बाय यूएस, our GDP growth is highest in the world as far as the emerging economies are concerned. दुनिया में हमारी GDP growth rate highest है, बड़े देशों में highest, और हमारी इन्फ्लेशन रेट लोवेस्ट है दुनिया के बड़े देशों में। सो कई लोग कहते हैं कि गौरव जी FDI कितना आएगा, दूसरे देशों का निवेश कितना है। किशोर जी, आना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? यू डोंट नो इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड इज हैविंग ए बेटर ऑप्शन देन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। भारत में निवेश करने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओनली इमर्जिंग इकोनॉमी विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7% एंड वेयर इन्फ्लेशन नंबर्स आर लेस देन 2%, वेयर there is no uncertainty in the policy, where there are the democratic setups of the institution, haphazard decision नहीं होते। और एक चीज और, आपने टैरिफ का सवाल किया, आप देखिए भारत का रेस्पॉन्स, दुनिया के हर देश ने रिएक्ट किया। भारत ने जो मैच्योरिटी दिखाई, दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट किया कि हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज को रीडिजाइन किया, रिकैलिब्रेट किया, रीसेट किया, और उसका हमने पूरी प्रोसेस तैयार कर दिया। हमने रिएक्ट नहीं किया कि आपने मेरे पे इतना लगाया, मैं आप पे इतना लगाऊं। हम तो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के देशों के, दोनों देशों के सिटीजन्स के लिए बेटर होगा कि हम एक कंसेंसस पर आए, बिजनेसेस के लिए इंटरेस्ट पर, नॉट एट डिक्टेटोरियल टर्म्स, नॉट एट डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द टर्म्स। यू कांट डिक्टेट कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अदरवाइज वी आर ओपन। उन्होंने डिक्टेट कर दिया ना कि रूस से तेल नहीं लेना है। सर, हमने तो बार बार ये बोला, आज आपके शो में पुनः वापिस एक बार कहता हूँ, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अच्छे रिलेशन चाहते हैं और मुझे उम्मीद है वो होगा भी, पर रशिया हमारा भाई है। तो यू कांट से कि आप ये नहीं कह सकते मुझे किशोर जी कि आप जो ये कैमरामैन वाले भैया हैं इनसे बात नहीं कर सकता, अगर आपसे बात, दिस इज इमेच्योर थिंग, ये मैच्योरिटी नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। तो हमने रिएक्शन कहीं नहीं दिया, हमने हमारी पॉलिसी लेवल रेस्पॉन्स किया, और उस पॉलिसी लेवल रेस्पॉन्स का तरीका ये रहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय यूएस ऑन अस, आवर जीडीपी इज कांस्टेंट, देयर इज नो डेट्रिएशन। इन फैक्ट IMF had increased our GDP forecast by 0.2%. आखिरी सवाल, ये
जो बिहार इलेक्शंस में तो दिखाई, इससे पहले भी दिखता रहा, 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में। उससे पहले लाड़की बहना योजना, लाडली बहन योजना, दिल्ली में 2,500 का वादा था, अभी हुआ नहीं है। ये इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुंचाता? क्योंकि कई आलोचना ये कि भाई आप तो कहते हैं कि साहब इससे तो महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, वो कुछ रोज़गार करेंगी तो वो इकॉनमी को एक्चुअली फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन सीधा ये जो जा रहा है अकाउंट में, उससे एक आलोचना ये कि ये वोट खरीदे जा रहे हैं, दूसरी ये इकॉनमी को इसलिए भी नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि ये एक पैसा किसी और डेवलपमेंटल वर्क में हो सकता था। स्कूल नहीं बन रहे, हॉस्पिटल नहीं बन रहे, ये सब नहीं बन रहे, इसमें जा रहा पैसा। देखिए, इकोनॉमी को नुकसान जब पहुंचाएगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करके इन योजनाओं में पैसा डाइवर्ट करें। हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जैसे पंजाब इज़ द वर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम्पल, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। हिमाचल प्रदेश, मतलब जहाँ पे सैलरी एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसे नहीं, आपके टॉयलेट पर टैक्स लगाने की एक परिकल्पना हिमाचल की सरकार ने की क्योंकि पैसा ही नहीं। पर अगर आप डेडिकेटेड स्कीम्स में ट्रांसफ़र करते हो विथ ए टाइम बाउंड, ऐसा नहीं यूनिवर्सली, विथ ए टाइम बाउंड कि भाई हम इनको देख के अपलिफ्ट करेंगे that section of society, that section of the state, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में इसकी ज़रूरत है। हम किसी को पीछे अगर कोई छूट गया है तो हैंड होल्डिंग तो करनी पड़ेगी, बट नॉट परमानेंटली। तो इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि जैसे मुद्रा लोन के हो सकता है 2-3% लोगों ने मिस यूटिलाइज भी किया। नहीं, पर मुद्रा लोन पे उतना सवाल नहीं, सवाल आता है सीधा जो बैंक अकाउंट में पैसा। मैं आ रहा हूँ, इनमें भी जो ये 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र है, आप परिवार की महिलाओं के खाते में दे रहे हो। और आप और मैं जानते हैं अच्छी तरह से किशोर जी, महिलाएं पैसों का मितव्ययता से 99.9999% एक प्रोडक्टिव यूज़ करेगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे खर्च करेगी, क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन पे, क्वालिटी ऑफ फूड पे खर्च करेगी, जिससे उस प्रदेश का, उस परिवार का बेनिफिट होगा। और तो ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तब जा रहे हैं पैसे। सर, इसीलिए तो जो लोग ये कहते हैं उनको हम बार बार कह रहे हैं कि भाई एक देश एक चुनाव, क्योंकि अब क्या है, अब ये चुनाव 4-6 महीने बाद बड़े 1-2 और चुनाव आ जाएंगे, तो ये कांस्टेंट चुनाव में हमेशा ये रहता है। तो क्या हम डेवलपमेंट स्कीम्स को रोक दें? अगर चुनाव चल रहे हैं तो 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, और अभी बिल्कुल जब अनाउंस होने वाले हैं और फिर कुछ पैसा ट्रांसफर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी हुआ। तो अगर स्कीम में पैसा अगर शेड्यूल हो जाता है तो उसमें फिर वो चुनाव, इसीलिए बात बार बार हो रही है कि उसका आप विरोध करते हो, और बाद में ये ट्रांसफ़र होता है, विमेन के अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट की बात होती है तो आप यहाँ पे इशू बनाते हो। Dedicated transfers for a specific purpose is required in the democratic setup, पर generalized forever। पर ऐसे तो फिर कोई चुनाव हारेगा ही नहीं। सर, आपको लगता है कि भारत के मतदाता ऐसे हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं, पर रिजल्ट जिस तरह से आ रहे हैं उसमें तो यही रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गवर्नेंस के ऊपर लोग वोट कर रहे हैं, परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं उनके फेवर में लोग वोट कर रहे हैं। नतीजे इसलिए आ रहे हैं। भारत का मतदाता इतना, मुझे लगता है किशोर जी, वी आर अंडर एस्टिमेटिंग और वी आर डीवैल्यूइंग आवर वोटर्स। 5,000 10,000 में हमारा वोटर इतना जागरूक हो चुका है कि उसको किसके लिए वोट करना है, उनको समझ है कि किसके। ये सारे तर्क वो लोग देते हैं जो चुनाव के दौरान पेरू, कोलंबिया, कंबोडिया और कौन से साउथ अमेरिका के देश है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वहाँ भ्रमण कर रहे होते हैं। यहाँ चुनाव चल रहे हैं, वो भ्रमण कर रहे होते हैं। फिर आते हैं अचानक से, दिन भर वर्जिश करते हैं, शाम को 5 बजे, हाँ लेट्स टॉक व्हाट इज़ हैपनिंग। आप बोलोगे साहब बिहार में ये हो रहा है, ओके ठीक है साहब, वो तेजस्वी यादव जी से बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो, ऐलान कर दो, ठीक है देखेंगे। और कुछ है? नथिंग। चलो, वुड व्हाट यू लाइक टू हैव? आप कहोगे मैं तो कैपेचिनो पीता हूँ। अरे किशोर जी, ब्लैक कॉफ़ी इज़ द स्पिरिट।
अरे आप कहो मैं देसी आदमी हूँ यार, मुझे तो शक्कर और दूध वाली कॉफ़ी पसंद है, हम तो वही पी के जन्मे हैं और वही पी के बड़े हो रहे हैं। नो, यू ट्राई ब्लैक कॉफ़ी, इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। उस पर चर्चा हो गई कि ब्लैक कॉफ़ी के कहाँ ब्लैक कॉफ़ी सबसे अच्छी मिलती है, कौन सी दुकान खान मार्केट में है जहाँ ब्लैक कॉफ़ी। और बिहार चुनाव या कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ता या कैंडिडेट्स, उस पर चर्चा ही नहीं। दैट इज़ हैपनिंग। और जब आप यहाँ आ गए तो कोई फ़ोन वोन आया आपके पुराने साथियों का? किशोर जी, मेरा देखो, मैं जब तक वहाँ मैंने काम किया, मैंने पूरी शिद्दत से ईमानदारी से काम किया, जितना मेरे में योग्यता थी पूरी योग्यता लगा के काम किया। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं फ़ोन आते भी हैं तो मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने एक भी व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठाया। मैं इस विचारधारा का नहीं हूँ कि हम तो मित्र हैं। मित्र, मैं आपसे आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आपको कभी गाली गलौज अभद्रता नहीं करूँगा। पर भैया, जो लोग भगवान राम के निमंत्रण पे वहाँ पे जन्मोत्सव में, उनके प्रतिष्ठान में, मूर्ति प्रतिष्ठान में, प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाते हो, मैं तो वैसे लोगों से मित्रता नहीं करता। आपने मैं तब तो कहा नहीं था कि मैं चला जय जाता श्री हूँ? राम। अरे मैं तो कई बार गया, पर मेरे को इनवाइट अगर करते तो मैं वो इनविटेशन कार्ड लेके जाता। मैं तो गया, मैं तो वहाँ रहता हुआ भी गया। इसीलिए तो मुझे कहा गया कि ये राइट विंग का आदमी है, इसीलिए तो मुझे कहा गया कि ये मालवीय जी बनने की प्रयास कर रहा है। अरे मैं तो उनकी पैर की जो धूल है ना, उसके लायक भी नहीं हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय की पैर की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ। पर मुझे बोला गया, मुझे इस तरह से एक क्योंकि उनको किन लोगों में इंटरेस्ट है, जामा मस्जिद का मटन। अब मैं सर ये सब करके मैं ना तो अपने कैरियर में आगे बढ़ा, ना राजनीति में आगे बढ़ा था, ना कभी इस तरह के प्रयास करने का सोचता हूँ। उनका इंटरेस्ट क्या है, शेरो शायरी सुनाओ 4 शेर। अब 4 शेर आपको, मेरे पास तो जीडीपी कैसे बढ़ाए इसके आइडियाज़ है, 4 शेर नहीं आते। इन्फ्लेशन कैसे रिड्यूस करे इसके आइडियाज़ है, जीएसटी को ऑल स्ट्रक्चर्ड कैसे करे इसके आइडियाज़ है, इनकम टैक्स को वेल ऑयल्ड कैसे करे इसके आइडियाज़ है। शेरो शायरी सर मुझे नहीं आती। वो किताब में से मेरे को 15-20 शेर ही याद है। जिसको 100 शेर याद है, या तो बोल देते कि भाई प्रिलिमिनरी कंडीशन। आपसे पूछा नहीं उन्होंने ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? ट्रिलियन में तो अब तो मैं लाख करोड़ की बात हो रही है ना। मैंने तो आपको 5.5 लाख करोड़ बोला, 5.5 ट्रिलियन नहीं बोला मैंने। 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। वो वहाँ पे सबको पता है? जिन लोगों को डिसीजन लेना होता है उनको, आप कांग्रेस पार्टी का पूछें, उनको क्या मतलब है सर? उनको ये पता है कि बैंक बैलेंस कितना है उनका, उसमें कितने जीरोज है पक्का पता है। उसमें 1 रुपया भी अगर डेबिट होता है, बैंक का मैसेज आता है तो वो बैंक को फ़ोन करेंगे, अरे मेरे इतने लाख करोड़ थे, इसमें से 1 रुपया डेबिट कैसे हो गया? अरे बैंक वाला बोलता है ये आपका 1 रुपया सर्विस चार्ज लग गया। अरे 1 रुपया सर्विस चार्ज कैसे लग गया? उसके लिए वो दिखावा करेंगे। मैंने बोला ना, 100 रुपये कॉफ़ी, बैंक बैलेंस उस आदमी का 100 लाख करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, और 100 वो ट्वीट करेंगे 100 रुपये कॉफ़ी, इसको केन को कैसे खोलूं, ये थम्सअप कैसी होती, ये मीठी होती है, कड़वी होती है। कैन की कहानी तो लगता है कि आपके साथ हुई है। अरे सर, मैंने तो इतनी कहानियां हैं किशोर जी, फिर कभी बैठेंगे ऑफ रिकॉर्ड भी कई बातें करेंगे, पर इतनी कहानियां हैं कि आपको बताऊं। पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना। कोई सीरियस आदमी हो तो उस पर तो एंजॉय, शाम को 7 बजे आते हैं, 8 बजे तक थोड़ी बहुत बात करते हैं, बाकी लेट अस डू रनिंग फॉर 10 किलोमीटर्स। आप तो रन करके ठीक है, आपकी बॉडी, पूरी कांग्रेस पार्टी को आपने पैदल कर रखा। और आखिरी बात ये बताइए, ये एसआईआर को लेकर अब बंगाल में भी हो रहा बवाल, बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ तो ये कहा जा रहा है कि, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये वोटर्स के नाम काटने के लिए ही ये हो रहा। सर ये बातें 6 महीने पहले तेजस्वी यादव ने की थी, नतीजा देखा। पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं उससे पहले, जहाँ बाद में उन्हें वहाँ कर लो। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, राजस्थान में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, और 5, 7, 10 राज्यों में हो रहा है। राजस्थान में तो चुनाव 2028 में है, पर चालू हो चुका है। तो ये कहना कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं, असम में भी चुनाव हो रहे हैं,
असम में भी तो पर वो जो सवाल जो उठाते हैं तो वो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ना उस तरह मैं की। आपको पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या आपके बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है? क्या वो शिकायत दर्ज कराते? एक भी बीएलओ या बीएलए ने बिहार में क्या राजद और कांग्रेस के ने कुछ शिकायत दर्ज कराई? उस शिकायत दर्ज कराई तो क्या उसका निराकरण हुआ कि नहीं? ऐसी कौन सी शिकायत है जो पेंडिंग है? आप सर अपनी नाकामियों को कब तक छुपाओगे? ये काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी कर रही है, रिजल्ट वही आना है। तेजस्वी यादव 25 पे आए, बंगाल में हो सकता है वो 27 पे आ जाए, रिजल्ट वही आना। ये आप भरोसा आपको? ये सर आप कब तक लोगों ने पिछली बार भी ऐसे ही कह रहे थे, पिछली बार तो स्वीप कर दिया था। लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया गुड गवर्नेंस के लिए कि भाई बंगाल को आगे ले जाएंगी। लोगों ने वोट दिया कि भैया ये एक नीचे से उठ के यहाँ तक पहुंची हुई महिला है, ये आगे ले जाएगी, बंगाल के साधारण परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेगी। अब वो तो सिर्फ जैसे मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी का एग्जैक्ट पैटर्न ममता बनर्जी का पैटर्न है। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, भतीजे को सेट करना है। तो विपक्ष में कौन आपकी नज़र में, आपने जितने भी विपक्ष वालों से इंटरेक्ट किए, विपक्ष में कौन नेता है ऐसा है जो आप बोलोगे? एक ऐसा विपक्ष का नेता बता दो, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक से लेकर, जो परिवारवाद और वंशवाद का एजेंडा नहीं चला। अब वो एक एग्जांपल देता हूँ, अंतिम बात है। राजस्थान में साहब अशोक गहलोत गांधी परंपरा में विश्वास करते, सूत की माला पहनेंगे पर एजेंडा एक ही है, छोरा ने सेट करना है। सर ये गांधी परंपरा नहीं है। महात्मा गांधी ने कभी इस तरह की बात सोची? ये गांधी परंपरा नहीं है। आप अपने नाम के आगे गांधी लगाने से आप महात्मा गांधी के फ्लैग बियरर्स नहीं हो जाते। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के 99% नेता वंशवाद के, परिवारवाद के टॉर्च बियरर्स हैं। और वंशवाद और परिवारवाद को जेन अल्फा हो, जेन जी हो, मिलेनियल्स हो, जेन एक्स हो और उससे जेन एक्स से पहले वाले लोग हो, कोई भी इस देश में अब परिवारवाद की राजनीति नहीं कर सकता। जिन पार्टियों को ये समझ में आ रहा है वो चेंज होगी, और जिनको नहीं आ रहा है तो वहाँ के लोग उनको चेंज करने के लिए बाध्य कर देंगे। चलिए फिर बंगाल चुनाव के बाद आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, और लेकिन बातें जो हमने की इस इकोनॉमिक्स के अलावा, वो ये कि विपक्ष में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो पता चल सकी वो बात थी। देखते रहिए आप।